नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है बृजमोहन, वारिस और विरासत। जी हां, द ग्रेट बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के वो बीजेपी नेता जिनका करीब 35 साल से चोली दामन का साथ रहा है रायपुर से और छत्तीसगढ़ की सियासत से। ये साथ छूट नहीं रहा है, टूट भी नहीं रहा है, लेकिन हां, अंतर यह है कि अब तक वो बतौर विधायक स्थानीय जनप्रतिनिधि रायपुर और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे, लेकिन अब विधायकी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जैसे कोई विदा होता है, पुरुष या स्त्री, कुछ उसी अंदाज में भावुक और भारी मन से बृजमोहन छत्तीसगढ़ से विदा हो रहे हैं। लेकिन कौन होगा उनका वारिस, कौन संभालेगा उनकी विरासत, जिसको वो रायपुर से 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। कई बड़े सवाल हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के साथ ही छत्तीसगढ़ में बृजमोहन की विरासत के वारिस की तलाश शुरू हो गई है। एक तरफ बृजमोहन के इस्तीफे से खाली हुई रायपुर दक्षिण सीट को लेकर दावेदारों की झड़ी लगी है, तो दूसरी ओर पहले से मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों की भी दुआ कबूल हो गई है। लेकिन बीजेपी का इसे लेकर कुछ और ही कहना है। उत्तराधिकारी वाला विषय हो या परिवारवाद का विषय हो, ये सारी परिपाटी और परंपरा कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के अंदर में रहती है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कहीं कोई विषय नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच में से हमेशा से हम तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में से ही नेता निकल करके आता है और हम सभी कार्यकर्ता उसके लिए प्रण प्राण से जुटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए प्रण प्राण से जुटते हैं। साय कैबिनेट में पहले से ही एक मंत्री पद खाली है। बृजमोहन के इस्तीफे के बाद एक और मंत्री पद खाली हो गया। ऐसे में मंत्री पद की चाह रखने वालों की बातें खिल गई हैं। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, इसका फैसला तो अभी वक्त की गुल्लक में कैद है। लेकिन कांग्रेस बृजमोहन के बहाने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जब एक जगह खाली होती तो उस जगह को कौन भरेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल का कोई उत्तराधिकारी नहीं है दक्षिण में, अर्थात भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के पहले ही हार मान चुकी है। हर व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता है, हर व्यक्ति का एक वेटिंग इंतजार करते रहता है कि वो हटेगा, उसकी जगह दूसरा बनेगा। बृजमोहन की विरासत के कई दावेदार हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि विरासत जितनी बड़ी होती है, सियासत का खेल भी उतना ही गहरा होता जाता है। और विरासत का वारिस वही बन पाता है जिसकी सियासी चाल और मोहरे फिट बैठते हैं। बृजमोहन के इस्तीफे ने सियासी खेल तो शुरू कर दिया है। अब अंजाम किसके हक में होगा, इसका फैसला बीजेपी आलाकमान करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं ये डिबेट। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेहमानों का, तो सीधे रुख करते हैं मेहमानों की तरफ। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, सीनियर लीडर, सर बहुत स्वागत है आपका। परेश बाग बेहरा, पूर्व विधायक हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं बीजेपी से। और प्रकाश चंद्र होता सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जो बहुत बखूबी समझते हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम डिबेट की तरफ चलें। उससे पहले आप सबको मैं सुनवाता हूं वो भावुक बयान जो रुखसत होने के पहले छत्तीसगढ़ की सियासत से केंद्र की राजनीति की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए बृजमोहन अग्रवाल जी ने दिया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। किसी एक व्यक्ति को 8 बार और बिना गैप के लगातार, और जब विधायक पद से विदाई की तो एक इतिहास बना के विदाई की, और फिर लोकसभा में भी भेजा तो एक इतिहास बनाया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, राजनेता भी आपकी हमारी तरह इंसान है साहब। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। राजनीति है, यहाँ भी आसपास कई बार ऐसी कई सुरंगें होती हैं जिन पर आपने पैर रख दिया तो वजूद मुश्किल में पड़ता है। बृजमोहन जी का वजूद मुश्किल में नहीं है, लेकिन एक कठिन चुनौती है, बहुत कठिन चुनौती है।
35 सालों का साथ छूट रहा है। चलिए प्रकाश चंद्र होता सर से समझने की कोशिश करूंगा। सर, लरचती आवाज़, आंख में आंसू, मैंने बृजमोहन जी को इसके पहले नहीं देखा ऐसा। ठहाके लगते रहे, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। शरद जी, आप मुझे जानते हैं, मैं कभी पीछे नहीं हटा। वो बृजमोहन जी जब ये कह रहे हैं तो सवाल बड़ा यही है कि क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन आंसुओं की कद्र करेगा और उनका जो मुस्तकबिल है, उनका जो फ्यूचर है, वो दिल्ली में सुरक्षित है पूरी तरह कि किस तरह देखते हैं आप? मुझे याद है अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, बात था 2001 की जी। और अजीत जोगी बृजमोहन अग्रवाल को फोन करते हैं, मैं बृजमोहन जी के साथ बैठा हूं, और फोन करते और कहते हैं कि मुझे विधानसभा का सत्र बुलाना है फलाना तारीख को, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय है, मैं नहीं हूं। तो अजीत जोगी कहते उससे क्या होता है, आप तो 0 आवर के हीरो हैं। 0 आवर माने वो वक्त होता है जब सारे मुद्दे उठाए जाते हैं सदन में, और सदस्यों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अजीत जोगी कहते हैं कि आप 0 आवर के हीरो हैं और आप ही जो बताएंगे उसी हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि 2000 में या 2001 में भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितना आज है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी बृजमोहन जी के लिए, अब उनका विरासत संभालने वाला उनका अपना होगा या पार्टी जिसको डिसाइड करेगा वही होगा। दूसरी बात है, जिस हिसाब से बृजमोहन जी अपने एक अभामंडल लेकर चलते थे, क्या दक्षिण में उसका उत्तर मिलेगा? दक्षिण मतलब रायपुर के दक्षिण में इसका उत्तर मिल पाएगा? एक और बात है, उन्होंने 67,000 वोट से जीत हासिल की थी इसी विधानसभा में। तो जो भी आएगा, क्या ये मार्जिन को आगे ले जाएगा या क्या स्थिति होगी? इन सारी बातों का जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है। और बीजेपी ये जरूर कह रही है कि हम तो जिसको भी चाहें हम प्रत्याशी बना लेंगे, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है कि बृजमोहन जी के जगह पर किसी को बिठाना। जी शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सदन के फ्लोर मैनेजर के तौर पर भी वो चाहे विपक्ष में रही हो पार्टी या सत्ता में रही हो, उनका जवाब नहीं होता था। चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, कोई उनसे बिना मिले और उनके कमेंट्स के बिना, तो विधानसभा में भी एक सूनापन तो अब नज़र आएगा। लेकिन यही जीवन है और यही राजनीति है। धनंजय जी, निश्चित तौर पर कठिन क्षण होते हैं, आपने भी जीवन में ऐसे क्षण देखे ही होंगे, मैंने भी देखे हैं, और हम सब में से कौन अछूता है, चाहे परेश जी की बात करूं या होता सर की बात करूं। लेकिन ये आता है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, हालांकि कहने में संकोच होता है, लेकिन राजनीति है। आप अब रायपुर दक्षिण में कोई बढ़िया कैंडिडेट उतार के चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं। सदन में भी अब आपके लिए ये है कि तपाक से जवाब देने वाला एक सीनियर बीजेपी लीडर अब कांग्रेस के मुकाबिल नहीं होगा। बहरहाल, कैसे देखते हैं ओवरऑल आप सारी चीज़ों? देखिए शरद जी, निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं तो उन्हें अजय योद्धा कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं और अभी भी सांसद बने हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन अग्रवाल जी को एक संकट मोचक की तरह माना जाता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी में विपरीत परिस्थितियां रही है तो उन्हें सामने किया जाता रहा है। और 2023 का इलेक्शन हुआ तब खूब हल्ला उड़ा कि बृजमोहन अग्रवाल जी के टिकट कट जाएंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा, और बहुत सारी बातें आई थी। उसके बावजूद उनको टिकट भी मिला और अच्छे तौर से जीते भी हैं, और हमें अपने हार स्वीकारने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बनने के बाद जो डे टू डे इस्तीफा वाला जो मामला चला है, इससे समझ में आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नाखुश है या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। और जिस प्रकार से वो इस्तीफा देने गए और उन्होंने कहा कि मैं बड़े दुखी मन से विधायक पद को छोड़ रहा हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि वो जिस क्षेत्र से विधायक हैं उस क्षेत्र के आज सांसद हैं, तो जिम्मेदारी उस क्षेत्र की है भी, तो दुखी मन की बात नहीं था। लेकिन उनके दुख का मन का कारण था कि जो उनके समर्थकों ने जो उनसे आस लगाई थी कि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, वो नहीं हो पाया। और आज जब मंत्री पद का इस्तीफा दिए तो जो भावुक पल उनके सामने आए हैं,
वो भी देखने को मिला है कि कितने उदासीन होके, कितने दुख के साथ उनको ये पद को छोड़ना पड़ा है। और जैसे आपने सवाल पूछा कि दक्षिण के उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर, तो निश्चित तौर पर हम आशावान हैं कि इस बार दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज कराएगी जी। और बृजमोहन अग्रवाल जी मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से विदाई हो गई है। और ये कहना चाहिए कि जो विदाई का उनका जो पल है, जो सम्मानजनक होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। जो एक सम्मान के साथ एक वरिष्ठ नेता को संसद में मंत्री बनाना था और उससे छत्तीसगढ़ को मिलाप होता, वो नहीं हो पाया है। बृजमोहन जी कहीं कहीं अन्याय हुआ है, लेकिन हम इस बार दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। चलिए, लेकिन बृजमोहन जी के समर्थकों का कहना है, उनका वो चर्चित गीत जो है कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा रायपुर की इन गलियों में, दक्षिण की इन पगडंडियों में, और मैं आऊँगा और मैं लौटूंगा। और लौटना ही है, सही बात है, वो सांसद तो हैं उस क्षेत्र के। परेश जी, आप काफ़ी गंभीर लग रहे हैं, थोड़ा दर्शन में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी दर्शन में भी उलझे हुए हैं, थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा आपको भी पीड़ा तो आपको भी होगी कि बृजमोहन जी चले गए। क्या कहेंगे आप? सबकी बातें सुनी आपने जी। देखिए, आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक विष्णुदेव साय जी की कैबिनेट की बैठक हुई थी जी, और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद आज उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अजय योद्धा रहे हैं, 8 बार लगातार विधायक चुने गए और इस बार भी भारी बहुमत से, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से वो जीते थे। और लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते और पूरे हिंदुस्तान में भी जो 10 सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले जो प्रत्याशी रहे हैं उनमें बृजमोहन अग्रवाल जी भी रहे हैं। और इतने सालों का जो एक साथ रहता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ, उसमें जो एक अटैचमेंट हो जाता है, उसके कारण से किसी भी व्यक्ति को भावुक हो जाना बिल्कुल। जी हाँ, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उनके अभिन्न मित्र, तो कहते हैं कुर्बान हुए। अब वो उनके मित्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी है और अपने क्षेत्र से यहाँ पर रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा करके पार्टी ने ये सोचा कि आसपास के 3, 4, 5 सीटों में भी बृजमोहन जी के आभा का जो है प्रभाव वहाँ पर पड़ेगा, और वास्तव में पड़ा। और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ केंद्र सरकार जो है बृजमोहन जी को छत्तीसगढ़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए संसद में यहाँ से लेकर के गई है। और निश्चित रूप से बृजमोहन जी जो संसद में गए हैं, उसके बावजूद भी, जैसे कि ठाकुर साहब ने कहा कि वो संसदीय क्षेत्र में रायपुर दक्षिण भी आता है, वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका साथ हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ चोली दामन का साथ है। लेकिन कुछ लोग सतह के अंदर कुछ कतरे इकट्ठे करके कुछ ना कुछ कहानी ढूंढते रहते हैं, उसको कहानी बनाकर पेश करते रहते हैं। लेकिन ये जो अजय जो सीट है हमारी रायपुर दक्षिण की, हमको पूरा विश्वास है कि फिर से हमारे बीच में, जो हमारे बीच का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और जो प्रक्रिया है एक सहज प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी एक कार्यकर्ता को जब यहाँ पर से टिकट दी जाएगी तो बृजमोहन अग्रवाल सहित सारे मंत्री और सारे कार्यकर्ता उनको जिताने में जुट जाएंगे और किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही है। होता सर, एक शेर है जो मुझे पूरा तो मुकम्मल याद नहीं है, जितना मेरे जहन में है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। एक नेता भी बहुत जद्दोजहद के बाद आता है, चाहे उनका नाम नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे उनका नाम आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह लीजिए, इंदिरा गांधी कह लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बातें हैं, आप पूरी श्रृंखला है। एक नेता इतनी मुद्दत से तैयार होता है और निश्चित तौर पर आपकी वो देखभाल करना समाज का भी काम है और पार्टी का भी काम है कि आप उसका बेहतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। पहले भी ये सवाल हमने आपसे किया था, अभी भी एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ वो सवाल कि इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा है, केंद्र में उनके जाने से छत्तीसगढ़ को क्या फ़ायदा है। कुछ फ़ायदे नफ़े नुकसान का गणित था या पार्टी का एक ऐसा ही था कि अब कुछ पीढ़ी परिवर्तन करना है? सही कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि अब सरकार में
बड़े आराम से मुख्यमंत्री जी सरकार चला सकते हैं, क्योंकि जो घुटिया वहां पे जो संतुलन बैठना चाहिए वो संतुलन पे दिक्कत होता था। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि चाहे प्रेम प्रकाश जी मेरे भी बड़े अच्छे मित्र हैं, बृजमोहन जी भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब ये लोग एक घुटिया रहते हैं तो ये बड़ा हावी रहते हैं। जब रमन सिंह के सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे तो कई बार कैबिनेट को एक तरफा ले जाते थे। तो ये अभी सरकार में ये कोई नहीं रहेगा, ये एक बड़ी बात है, इस तरह की बातें रखना। दूसरी बात, सदन में ये जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे और विधानसभा में ध्यान आकर्षण रहता था, एक साथ 20-22 सवाल पूछते थे। ध्यान आकर्षण 10 मिनट का होता है और 20-22 सवाल एक साथ पूछते थे, सामने वाला हथियार त्याग देता था। और जब ये सत्ता में रहते थे तो इनकी एक ही खाली खामियां थी, विधानसभा 11 बजे है और बृजमोहन जी को थोड़ा तकलीफ होता था 11 बजे से पहले पहुंचने का, तो वो 11-1, 11-2 बज जाता था जब तक ये पहुंचते थे। लेकिन अगर बृजमोहन जी सदन के अंदर है तो वो चीजों को ट्विस्ट करना, चीजों को संभालना, सरकार का बचाव करना, और जिसको हम जर्नलिज्म में फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं था बृजमोहन जी का। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी इस सदन में अभी कि फ्लोर में सामने भूपेश बघेल हैं, सामने बड़े नेता हैं और कांग्रेस की बात का क्या मैं ये भी अर्थ लगाऊं कि कांग्रेस का कुछ नुकसान भी है उनके दिल्ली जाने में? निश्चित रूप से ये लगातार उन पे ऊपर आरोप लगा कि भूपेश बघेल के वो सबसे घनिष्ठ मित्र रहे, ये भी आरोप लगा उन पे। मैं जैसे अजीत जोगी की बात किया, अपने पार्टी से ज्यादा विपक्ष ने उनको सम्मान दिया, तो उसी लिए भी सवाल उठते थे कि विपक्ष या कांग्रेस इतने सम्मान क्यों दे रही है उनको। अभी भी देखिए धनंजय जी बहुत तारीफ किए उनके, निश्चित रूप से वो काम भी अच्छा करते हैं, और जब भी कोई उनको जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो वो एक सवाल बोलते, देख भाई तू मुझे विरोध करता है, उसके बाद भी मैं तेरा काम कर रहा हूं, आगे विरोध नहीं करना। यानी वो कैसे चेकमेट किया जाए वो बृजमोहन जी को पता था। धनंजय जी तो फिर तारीफ करेंगे आप दोबारा, या आपकी बात सतर्क रहेंगे? जी देखिए, होता जी तो पता नहीं कहां ला के फंसा दिए मुझे। भाई अयोध्या है, स्वीकार करना पड़ेगा जी, उसमें तारीफ की बात ही नहीं है। और वैसे विदाई के दौरान जब होता है तो तारीफ ही करना पड़ता है, ये तो शिष्टाचार भी है और ये राजनीतिक सुचिता भी कहती है जी। और मैं कह रहा हूं ना, जिस प्रकार से मैंने तो एक बात और भी कहा कि जिस प्रकार से विदाई में उनके आंख से आंसू निकले तो समझ में आता है उनका कितना अन्याय हुआ है। और जैसे होता जी ने कहा कि सदन में मुखरता से बोलते थे, सरकार का बचाव करते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस राजनीति से, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जो गुटी जो राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे वो बाहर करने के लिए उनको संसद में टिकट दिया गया, संसद में भेजा गया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस प्रकार से हमने 2019 के दौरान के जो सांसदों की स्थिति देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो 9 सांसद थे, कभी मोदी जी के सामने, शाह जी के सामने खड़े होकर इस प्रदेश की बात को नहीं रख पाए, कभी सदन में यहाँ की बातों को नहीं उठा पाए। चलिए, मुझे नहीं लगता कि बृजमोहन अग्रवाल जी को भी वहाँ बोलने का अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं छत्तीसगढ़ के नाम वो वहाँ पे यहाँ की जरूरतों को पूरा करे, यहाँ के मांगों को रखे। और विदाई है तो ये भी ना सोचे कि आज भी दक्षिण में सांसद है और निश्चित पर इस बार चुनाव कम वक्त है। एक क्विक कमेंट आपका, आपने धनंजय जी की भी बात सुनी, आपने होता सर की बात भी सुनी जी। देखिए, ऐसा है कि बृजमोहन जी वो शख्स हैं नेता के रूप में जिनके लिए अपना पराया कोई नहीं था, सब अपने थे। कोई भी आदमी अगर उनके पास रोता हुआ जाता था तो उनके पास से हंसता हुआ लौटता था। इस प्रकार का उनका चरित्र रहा और इस तरीके से उनकी जो कार्यशैली रही, वो हमेशा आधी रात को भी लोगों की सहायता के लिए खड़े रहते थे और लोगों को, अधिकांश लोगों को नाम से जानते थे। इस प्रकार के नेता विरले होते हैं जिस प्रकार के बृजमोहन जी थे। इस कारण से वो इतने कद्दावर भी हुए, इतने लोकप्रिय भी हुए, और आज जब वो यहाँ से दिल्ली तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक प्रकार से यहाँ पर से उनको एक बहुत बड़ा जीत दे करके यहाँ की जनता जो है रायपुर लोकसभा की, उनको यहाँ से भेज रही है और वहाँ जा कर के अपनी बातों को रखेंगे। और चूंकि यहाँ की सरकार में जो काम होना है वो मोदी के गारंटी के अंतर्गत काम होना है, इसलिए जो भी चीज़ें वहाँ पर करनी है
ब्रिजमोहन जी यहाँ विष्णुदेव साई जी सरकार जो है उनके चलिए, साथ कंधे जी। से कंधा मिलाकर से दिल्ली से जो योजनाएं यहाँ पर आना है वो तेजी से यहाँ पर उसको यहाँ क्रियान्वयन करने में जी सफल हो। जी, लेकिन ये सही है कि ज़िंदगी कई बार बड़े अजीब से मोड़ पर लाकर आपको खड़ा कर देती है। आपके बैट से शतक निकलता है, आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं अपने मैच में, जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है, जिस ऑर्डर पे आपको बैटिंग करनी है। आप बात चाहे मध्य प्रदेश की भी कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की कर लें या राष्ट्रीय राजनीति की भी कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आपको शतक बनाने के बाद भी शायद आपका ड्यू जो आप सोचते हैं बल्लेबाज के तौर पर, आपको लगता है कि एक अगले बहुत महत्वपूर्ण मैच में आपको मौका मिलेगा, लेकिन उस मैच के बजाय आपको कहा जाता है थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, अभी आपके लिए ये दायित्व सौंपा गया है। तो कठिन होता है। ब्रिजमोहन जी की आंख के आंसू वही बात कह रहे हैं, लेकिन यही एक अवसर भी होता है कि कई बार कहते हैं कि एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलेमिटी, और एक निराशावादी अवसर में भी विपदा देखता है और आशावादी विपदा में भी अवसर देख लेता है। तो अगर ये विपदा मान रहे हैं तो ये अवसर भी है, और ब्रिजमोहन जी क्या इसको अवसर मान रहे हैं ये तो वही जानते हैं। शुभकामनाएं उनको। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, बहुत रोचकता से इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।